आज मैं इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल फ्यूचर ऑफ इनइक्वलिटी सोशल मोबिलिटी एंड पॉलिटिक्स ये मेरा सब्जेक्ट मैटर है, विषय है। मैं इस पे बात कर रहा हूँ। तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सब समाज का हिस्सा है ना, इस दुनिया का हिस्सा है। आज ये ग्लोबल विलेज की जो बात होती है कि सारा दुनिया एक गांव बन गई है, जब हम एक देश से दूसरे देश कुछ ही घंटों में फ्लाइट पकड़ के हवाई जहाज से पहुँच जाते हैं। 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। वहाँ से किसी भी दो देशों का बॉर्डर नहीं दिखाई देता। मुझे हिंदुस्तान से पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं दिखाई देता, पाकिस्तान से अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं दिखाई देता। सारे इस यूरोप के ऊपर से उड़ के जाती है लंदन तक फ्लाइट, या वहाँ से दिल्ली से लंदन है, पेरिस से बंगलौर, कोई किसी कंट्री का वो नहीं दिखाई देता बॉर्डर। तो सारी दुनिया एक गांव में दिखाई देती है, सारे परिवार दिखाई देते हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस इनइक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटी कि दो इंसानों में क्या फ़र्क है। जेंडर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक सब्जेक्ट पे चले हम। तो वो उसकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे समाज में दो आदमियों की, उसमें फ़र्क क्या है। सोशल मोबिलिटी उसी के हिसाब से होगी कि वो अपने समाज में या दुनिया में कहाँ बढ़ता है, कहाँ जाता है। मोबिलिटी बहुत है आजकल समाज में, और पॉलिटिक्स जो है उस इनइक्वलिटी को कम करने का, ख़त्म तो नहीं हो पाएगी कभी भी, कम करने का एक साधन है, टूल है, मीन है पॉलिटिक्स। जो कि डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स में बहसबाजी होती है, इलेक्शंस होते हैं पीरियडिक, उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं, मगर ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है हमेशा कि हम सबको बराबर करें। अब सबको बराबर कैसे करें? एजुकेशन बहुत बड़ा कंपोनेंट है। हमारा फ्यूचर में हमारी क्या इनकम होगी, वो हमारे एजुकेशन और स्किल लेवल पर डिपेंड करता है। तो सबको तो कि एजुकेशन और स्किल एक जैसे नहीं हो सकती। कोई हाईली एजुकेटेड है, हाईली स्किल्ड है, कोई लोली एजुकेटेड, लोली स्किल्ड है। आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में एजुकेशन और स्किल, टेक्निकल स्किल, ये बहुत मायने लगती हैं। जब हम स्टीम इंजन बना था तकरीबन 180 साल पहले, वहाँ से चल के आज हम कंप्यूटर्स पे, स्मार्टफोन पर, रोबोटिक्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुँच गए। तो बहुत लंबा रास्ता तय किया है एजुकेशन में भी और स्किल डेवलपमेंट में। ये सब बातें हैं। तो स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आउटफिट हो, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, सबका ये होना चाहिए कि हम कैसे आदमी को शिक्षा का सुधार, एजुकेशन, गुड एजुकेशन, अच्छे स्कूल हैं। तो जब मैं अच्छे स्कूल की बात करता हूँ, सभी पार्टियों ने कहा पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो क्या है कि स्कूल होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए। मगर ये 2013-14 में आम आदमी पार्टी आई, इसने इसके ऊपर इसकी फोकस कर दिया। अब आप जब किसी को टारगेटिंग करते हैं, फोकसिंग करते हैं, और चीज़ों से और रिसोर्स हटा के उस टारगेटेड डेवलपमेंट के लिए उसमें इंफ्यूज कर देते हैं आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, पॉलिटिक्स उस पर ला के ठहरा देते हैं। तो वो उसका निश्चित है रैपिड एडवांसमेंट होगा एजुकेशन में और ह्यूमन डेवलपमेंट में, दोनों में। तो और जब उसका डेवलपमेंट होगा, स्किल, जब जैसे टेक्नोलॉजी बनेगी, अप स्किल करना पड़ेगा आदमी को।
मुझे याद है मैं गांधी पीस फाउंडेशन में एक लेक्चर दे के आया था जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। मुझे इनवाइट किया था, वो जगह जगह सेमिनार हो रही थी, गवर्नमेंट पैसा दे रही थी उसमें कैसे एजुकेशन में, चेंज ऑफ एजुकेशन कैसे उसमें सुधार किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए। तो जो हमारे इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस थे, कोर्स स्टडी एग्जामिनेशन थे, सब 150 साल पुराने थे। उसमें एक ट्रेन को ड्रेनेज कैपेसिटी डिजाइन करने के हिसाब से तो उसका सेक्शन बना सकते हैं, मगर ड्रेनेज लॉ क्या है, बाई लॉ क्या है? क्या एक सलेस कैरिंग ड्रेन, वो स्टॉक वाटर ड्रेन बरसाती पानी के नाले से जोड़ी जा सकती है? एक क्रिमिनल ऑफेंस है 1860 से। म्यूनसिपल बाई लॉज बने, उनमें भी ऑफेंस है म्यूनसिपल लॉज में, मगर एनफोर्समेंट बहुत वीक है उसको लागू करना ना के बराबर। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, वाटर बॉडी जो उनको पोल्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये लैक ऑफ गवर्नेंस है, गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, और उसको पॉलिटिक्स ही सुधार सकती है गवर्नेंस को। आम आदमी नहीं कर सकता, उसका कोई लेना देना नहीं है गवर्नेंस से। तो एक तो ये हुई गवर्नेंस, एजुकेशन। अब मैं आता हूँ कि इनकम, फाइनेंशियल मैटर, मनी मैटर्स। तो मैं देखता हूँ कि कहते हैं पर कैपिटा इनकम हमारी जो है इंडियंस की इतनी हो गई है, उसके कोई मायना नहीं है पर कैपिटा इनकम। मैं देखता हूँ कि जो टॉप 10% आदमी हैं उनकी इनकम कितनी है, पिछले 5 साल में उनका इनकम राइज क्या हुआ है, या 10 साल में उनका इनकम राइज क्या हुआ है। और जो बॉटम के 10% आदमी हैं समाज में, उनका इनकम राइज कितना हुआ है। तो जो एवरेज आपको कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम ये हो गई, वो झूठ है, बेमानी है, गलत पिक्चर देती है। डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस दोनों को ही गलत साबित कर देती है। अब मैं देखता हूँ कि भाई मैं 10% की बात नहीं करता, मैं पाँच आदमी की बात करता हूँ। मैं ले लेता हूँ कि अडानी ग्रुप की, अडानी एक इंडस्ट्री है, बिजनेसमैन है बड़ा हिंदुस्तान में, गुजराती। एक अंबानी, वो भी गुजराती है। इनकी वेल्थ कितनी, इन्होंने कितनी वेल्थ क्रिएट की, कितनी वेल्थ इनकी राइज हुई है पिछले 5 साल में। और जो बॉटम के 10% आदमी, उसकी कितनी राइज हुई है। तो डिस्पैरिटी आपको उसी से देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो जो पर कैपिटा इनकम जो है, हमने 10% टॉप 10% वालों को और बॉटम 10% वालों को दो के मिला के और कर दिया कि ये एवरेज $2000 हो गई। गलत है बात। पर ईयर उसको $2000 मिल जाता है, नहीं मिलता। 70% 80% आदमी तो बॉटम 10% में आते हैं ना आबादी के। तो वो पैमाना भी सही पैमाना नहीं है नापने का, इनएक्यूरेसी देता है। अब इसको जो पॉलिटिक्स तो अपने आप में है, उसका पॉलिटिक्स जो है, आदमी को, एक आम आदमी को सिक्योरिटी मिले, फाइनेंशियल लॉ एंड ऑर्डर के मैटर में मिले, ये पॉलिटिक्स का कि बॉटम लाइन है। तो मुझे याद है कि समटाइम जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, जिनका 1984 में मर्डर हो गया था, तो उन्होंने मिनिमम फेयर विजिट लागू हुआ था। बल्कि शायद जहाँ तक मुझे याद है, ये मिनिमम फेयर विजिट एक्ट 1965-66 के आसपास लागू हुआ था कि एक मजदूर की न्यूनतम सबसे कम उसको कितनी वेज होगी, अनस्किल्ड आदमी की, सेमी स्किल्ड आदमी की, स्किल्ड आदमी की, तीनों की वेज फिक्स की गई थी। एक मिट्टी खोदने वाला फावड़े से, वो आदमी अनस्किल्ड है। तो मुझे याद है जब मैं 66 में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी चालू की थी, उस ज़माने में एक बेलदार की जो आमदनी थी
वो 3 रुपये पर डे थी 8 घंटे काम करने का। अब वो कम से कम 35 क्यूबिक मिट्टी खोदेगा, जो कि एक आम आदमी खोद नहीं पाता वो एवरेज। और उसकी 3 रुपये दिहाड़ी मजदूरी। यूपी में मैंने चीज़ देखी थी। अब मैं दिल्ली में देखता हूँ आज जो है बिलदार के निष्क्रिय आदमी की जो है मिनिमम फेयर वेज 600 या 650 रुपये है पर डे। अच्छे बहुत राइज हुआ, महंगाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। तो सोशल सिक्योरिटी ये गवर्नमेंट ने कानून तो बना दिया, मगर उसका एनफोर्समेंट बहुत वीक है, कमज़ोर है। वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई, क्योंकि मिनिमम फेयर वेज में जो उससे कम मजदूरी देता है मिनिमम फेयर वेज से, तो जेल की सजा, जुर्माना भी है। मगर मैं देखा ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स ये नहीं देते उसको मिनिमम फेयर वेज। अब आज ये इवन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट एक सिक्योरिटी के लिए आदमी को हायर करते को 10,000, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये महीने तनख्वाह देते हैं। अनस्किल्ड जॉब तो है, मगर क्या वो मिनिमम फेयर वेज में आ गया? वो तो 18-20 हज़ार रुपये महीना होनी चाहिए उसकी सैलरी, तब हुआ ना मिनिमम, नहीं मिल रहा उसको मिनिमम फेयर वेज। तो ये भी गवर्नेंस का इशू आ गया। और गवर्नेंस का इशू क्या, पॉलिटिक्स आ गया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसलिए जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी आम आदमी पार्टी बनाई 2013-14 में और पहला इलेक्शन लड़ा, उसी में वो चीफ मिनिस्टर बन गए, इलेक्शन जीत के आए। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टी को धूल चटा दी, और उसके बाद से अब तक चीफ मिनिस्टर है 2024 तक चल रहे हैं। अब अगले साल 2025 में इलेक्शन ड्यू है फरवरी में। तो उन्होंने कहा भी जब एक एमएलए को, एक एमपी को, पार्लियामेंट के मेंबर को, एक असेंबली के मेंबर को, एक प्राइम मिनिस्टर को, एक चीफ मिनिस्टर को, एक मिनिस्टर को बिजली पानी सब मुफ्त मिल रहा है, कार मुफ्त मिल रही है, पेट्रोल, तो एक गरीब आदमी को कौन ना 300 यूनिट बिजली के मुफ्त दे दिए जाए और कौन ना 2,000 लीटर उसको पानी मुफ्त दे दिया जाए। दिल्ली में लागू हुआ, पंजाब में भी वो लागू हुआ, वहाँ पे बहुत बड़ी मेजॉरिटी से आम आदमी पार्टी जीती सरकार। 2 स्टेट्स में, एक यूनियन टेरेटरी दिल्ली में, पंजाब में, इन्होंने फुल फ्लैट सरकार बनाई बड़ी मेजॉरिटी से। बीजेपी ने बहुत तोड़ने की कोशिश की, उतनी इनकी बड़ी मेजॉरिटी थी कि तोड़ना, 10-5 अगर उनके एमएलए तोड़ लो तो उससे सरकार करने वाली नहीं थी। 10-20 अगर 10% उनके एमएलए तोड़ लिया, 20% एमएलए तोड़ लिया, नहीं करवा सके सरकार। तो ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, ये भी आम आदमी की को अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको समाज में ऊपर उठाने के लिए बहुत जरूरी है। सभी पार्टियों ने कोशिश की है, और ऊपर उठाने के लिए क्या साधन है कि सबसे पहला है कि उसकी स्वास्थ्य अच्छा। आदमी बीमार रहेगा तो क्या पढ़ेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगर आदमी बीमार रहता है तो उसकी इंडिविजुअल की भी इनकम घटती है, और नेशनल वह तो नेशन की भी इकोनॉमी घटती है, कम होती है। तो पहले तो अच्छा स्वास्थ्य हो जाए, तो उस पर इस आम आदमी पार्टी ने फोकस कर दिया। जगह जगह डिस्पेंसरी बनी हुई है गाँव में, पूरे हिंदुस्तान में बने हुए हैं, और डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, लैब टेस्ट नहीं होते। तो इस आदमी ने, दिल्ली में, पंजाब ने, इस पार्टी ने फोकस कर दिया हेल्थ पे। और गुड एजुकेशन, स्कूल में टीचर नहीं है, एक टीचर है 4 क्लासों के ऊपर, 4 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं वो एक ही टीचर, 1 सिंगल टीचर स्कूल था। स्कूलों के बिल्डिंगों की हालत जर्जर है, टूटे फूटे पड़े हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। तो उसने उसको फोकस किया कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, टीचर्स की क्वालिटी, उसकी जो एजुकेशन डिलीवरी की कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाओ। तो एजुकेशन पर फोकस हुआ। अब चाइना ने जो इतना फास्ट डेवलपमेंट किया है, जो माओ से तुम चेयरमैन कम्युनिस्ट रूल आया 1949 में, तो उन्होंने इन्हीं 2 चीज़ों पर फोकस किया, एजुकेशन और हेल्थ। उसका नतीजा हुआ कि चाइना की आज इकोनॉमी जो है और सोशल डेवलपमेंट
दुनिया में नंबर 1 हो गया। तो अरविंद केजरीवाल की ये पॉलिसी वही चाइना वाली पॉलिसी थी, बहुत अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट किया। और आज जब 2024 के इलेक्शंस हुए लोकसभा के, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने, किसी स्टेट में 2000, किसी में 200 यूनिट, किसी में 30 यूनिट, और ये बिजली मुफ्त देने की बातें की। तो यानी कि ये जो अरविंद केजरीवाल है कि हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए, हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज करना है, पॉलिटिक्स को बदलने आए हैं, तो वो उसने साबित किया और सारी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बदल गई। मैं समझता हूँ कि मिनिमम फेयर वेजेस इस लॉ को स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर दिया जाए ट्रू सेंस में, और ये बेसिक जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विसेज, ये मुफ्त दे दी जाए। 200-300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दिया। 90% आदमियों का तो 200 या 300 यूनिट से बिजली का बिल कम ही आता होगा महीने में। तो आपने 90% आदमी को बिजली मुफ्त करके और 2000 लीटर पानी मुफ्त करके आपने उसको सुविधा दे दी, तो 90% आदमी को भला कर दिया। आपने मिनिमम फेयर वेजेस जो है लॉ को ठीक से इम्प्लीमेंट करके तो उससे भी बहुत बड़ा सुधार हो गया, तो सोशल सिक्योरिटी बढ़ गई। मगर आज उसमें भी बदलाव आया। आज एक गिग इकोनॉमी हो गई। आज जो है फुल टाइम जॉब नहीं बचे, परमानेंट जॉब नहीं बचे। अब तो पीस में तो पहले भी होता था, ब्रिटिश पीरियड में था हिंदुस्तान में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में होता था। हम कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है कॉस्टिंग पढ़ते थे, उस जमाने में भी होता था। इंजीनियरिंग में भी हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं, वैल्यूएशन पढ़ते हैं। तो वो अच्छी बात हुई, बहुत सुधार हुआ, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। एनफोर्समेंट ठीक नहीं है तो पॉलिटिक्स में तो कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, महायुद्ध है, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे स्टेट असेंबलीज के हो, चाहे म्यूनसिपलिटी के हो। बेईमान तो उतार रहे हो रिश्वत को। तो इनके पार्टी के झंडे और टोपियां अलग अलग हैं, डंडे इन सबके एक ही जैसे हैं, जनता को लूटने में। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ एजुकेशन स्किल की, और मैं इकोनॉमिक इनकम डिस्पैरिटी इनइक्वलिटी जो वजह है टोटल 10% को बॉटम 10% की बात कर रहा हूँ। मिनिमम फेयर वेज की मैंने बात की। अब एक और समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं है। क्योंकि जब स्टीम इंजन आया था 1830-35 के आसपास का इन्वेंशन हुआ था, सबसे पहले कोल माइंस में लगा था कि कोयला खोदने में कम लेबर लगती थी, उसको पिट से निकाल के बाहर डालने में लगती थी। तो रेचर लगा के और उसको कोल के डेप्थ से, जैसे डग वेल से पानी खींच लेते हैं, ऐसे ही कोयले के चमड़े के बकेट में बना के उसको बाहर लेके निकाल जाए, तो लेबर फोर्स सरप्लस हो गई, लेबर चीप हो गई। तो उस ज़माने में कोल माइनस की अपनी पुलिस होती थी, वो गोली चला दी। इंग्लैंड में ही 2000 मजदूर मर गए थे गोली लग के। मगर टेक्नोलॉजी यूज़ में आई। उसके बाद फिर स्टीम इंजन जो था ये लगे, मालगाड़ियाँ खींचने लगे, पैसेंजर ट्रेन खींचने लगे। तो जो इंसान की ज़रूरत, जो ये घोड़े होते थे, बैल होते थे, भैंसे होते थे, गाड़ियाँ खींचते थे, उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। ग्रेजुअली हुई, एक साथ नहीं हुई। आज आपको कहीं चलिए, आपको खींचते हुए नहीं दिखाई देंगे ऊँट या घोड़े, खींचते नहीं दिखाई देंगे, बहुत रेयर है। और ऐसा तो नहीं है ना कहीं होगा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो वो चीज़ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सभी सरकारें कर रही हैं ये गिग इकनॉमी। अब गिग इकनॉमी, वो लड़का सुबह 7 बजे से बाइक लेके भागता रहता है, 100-200 रुपये की जो सामान ऑर्डर होता है ऑनलाइन उसकी डिलीवरी करता है, शाम तक रात तक होते होते 15-20 हज़ार रुपये कमा लेता है महीने में।
वो नाकाफ़ी है। तो गवर्नमेंट ने ये अब ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड है औरतें, तो उनका भी लाडली बहना स्कीम की उनको 8,000 10,000 रुपये महीना दे दो सब औरतों को, 1 लाख रुपये साल का दे दो। तो क्योंकि जो औरत है वो भी तो घर में काम ही कर रही है, शी इज एडिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द फैमिली। मैं अपनी मेड रखता हूँ या डोमेस्टिक सर्वेंट रखता हूँ तो तनख्वाह दूंगा ना। अगर मैं उनको तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ, बेचारे प्रेम पूरा बच्चे भी पैदा कर रही है, पाल भी रही है, झाड़ू पोछा भी लगा रही है, रोटी बना के सबको दे रही है, बर्तन भी साफ कर, उसके अगर उसको इकोनॉमी में जोड़ा जाए उस सब काम को करने के लिए किसी को हम नौकर रखें, उसको कितनी सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो इकोनॉमी है जो कि कहीं उसका काउंटिंग नहीं होती है और शायद किसी भी देश में नहीं होती। तो बेकार है, बॉन्डेड लेबरर है। तो mercy adds to the economic strength of the family, ये नहीं भूलना चाहिए। अब जब ये समाज बनता है तो अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। एक तो इमिग्रेशन, आदमी अपना समाज अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में चला जाता है। इसके ये हिस्टोरिकल जो है, अगर जो हम देखें पिछले 200-250 बल्कि 250 साल ही देख लें, इसके अलग अलग शक्ल रहे हैं। जैसे यूरोप में स्लेव ट्रेड अफ्रीका से, कैरेबियन कंट्री से, वो काले आदमी को वहाँ के जो विलेज के उनके कबीले के ट्राइबल चीफ होते थे वही आदमी को पढ़ पढ़ के भेज देते थे, और हस्बैंड वाइफ उनके बच्चों के साथ वो ट्रेड में उनको शिपिंग मिल के जाते थे नॉर्थ अमेरिका। तो वो स्लेव ट्रेड हुआ। यूरोप में भी यही हाल था। जो उसके बिजनेसमैन थे जो उसमें इन्वॉल्व थे, बहुत बड़े पैसे उनको खपाए, बड़े रईस आदमी बन गए। मगर जब अमेरिका में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने, उनका भी स्लेव ट्रेड को ख़त्म करने की ज़रूरत है, तो वहाँ सिविल वार हो गई। तो जो यूएसए का जो साउदर्न स्टेट्स थे उन्होंने उसको अपोज किया। उस ज़माने में 13 स्टेट्स ही होते थे, अब तो 51 स्टेट्स हैं यूएसए में। और आपस में वारफेयर हुई, लड़े, बहुत से आदमी मरे। आखिर में वो स्लेव ट्रेड का जो नोटिफिकेशन था, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के दम पर और लड़ाई जीत कर इब्राहिम लिंकन ने सिविल वार में उसको लागू करने में कामयाब हो, आज भी चल रही है। और मैं सोचूं कि जो ब्लैक मैन है अफ्रीका में, जो तक वहाँ की आबादी है 15% है, आज 14-15% होंगे, और जो वाइट मैन है उनकी इनकम में सेम है नहीं है, एजुकेशन लेवल भी सेम है। पहले तो उनके स्कूल ही अलग थे ब्लैक आदमियों के में और वाइट आदमियों के में। मुझे शायद से 55-56 आते आते मार्टिन लूथर किंग थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा सिविक महात्मा गांधी के पैटर्न पे एक आंदोलन चलाया। तो फिर गवर्नमेंट ने उसको अलग अलग जो स्कूल थे ब्लैक आदमी के लिए वाइट आदमी ख़त्म किया, वो एक ही स्कूल में एक ही क्लास में जा सकते थे। तो वो भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल संवाद है कि हम कैसे ब्लैक मैन और वाइट मैन को एक बराबर करते हैं एजुकेशन लेवल में। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, मुझ पर मैं डेटा नहीं मुझे अवेलेबल। कोई अमेरिकन एम्बेसी से वो यूएस इंफॉर्मेशन सर्विस से अखबार आया करता था हमारे यहाँ 4 पेज का, वो 2 रुपये साल का उसका होता था सब्सक्रिप्शन, मेरे फादर लिया करते थे, वो पढ़ता था अमेरिकन हिस्ट्री, जो मैं 9वीं-10वीं क्लास में पढ़ता था। तो एक तो स्लेव ट्रेड वो ख़त्म हो गया, लीगली बैन हो गया। दूसरी कोई इंटेंडेड लेबर, जैसे इंटेंड होता है ना किसी चीज़ का, तो जो इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया में जैसे बिहार था, ईस्टर्न यूपी था
बंगाल था, बहुत गरीब थी, आज वहाँ बहुत गरीबी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो कहते हैं आज भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाई का सिस्टम है, ख़त्म नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्टर मुझे कितने आदमी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्टर मुझे देता है, मैं वो यहाँ पे लोकली होता है वो। तो वो लोग थे यहाँ से इनको युगांडा, केनिया, ईस्टर्न अफ्रीका के कंट्री में ले गए, जमाइका, वेस्ट इंडीज़ वगैरह में ले गए, सूरीनाम, मॉरिशस। और वहाँ गन्ने की खेती के लिए लेबर चाहिए थी। तो इनके दोस्त थे कि एक तो 5 साल बाद आप लौट के आ सकते हो, आप मजदूरी करेंगे, आपको 10 परिवार जो है जंगल साफ करके 10 एकड़ में आपको ज़मीन दी जाएगी। तो उस हालत में जो है आप अपनी ज़मीन जो है किराए पे किसी दूसरे को दे के आ सकते हो। और जो आदमी 10 साल रहेगा वहाँ, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन थी, वो ज़मीन का मालिक बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। तो वो ज़्यादातर आदमी लौट के नहीं आए। आज उनकी 5वीं 6वीं जनरेशन हैं, वहाँ उनके वो प्राइम मिनिस्टर तक बन गए हैं, सूरीनाम में, मॉरिशस में। क्या ही वहाँ पे नेशन कंट्री है जिनकी मेजोरिटी की पॉपुलेशन उनकी है, जो इंडिया से इमिग्रेट कर गए थे इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर के सिस्टम में। ईस्ट इंडिया कंपनी लेके गई, कनाडा भी लेके गई। तो एक तो वो है, एक है जो, क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में पासपोर्ट सिस्टम लागू हो गया था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1911 और 14 के बीच में लड़ी, एक्चुअली वर्ल्ड वॉर क्या थी, वो यूरोपियन वॉर थी। तो उसमें वीज़ा सिस्टम लागू हो गया। तो उसके बाद ये समझे 100 साल 110 साल हो गए पासपोर्ट सिस्टम को, और 120 साल हो गए, 110 साल हो गए वीज़ा सिस्टम। उससे पहले कोई आदमी कहीं आए कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। रोजी रोटी के लिए आदमी कहीं से कहीं जाता था, पापी पेट के लिए। तो ये भी इमिग्रेशन का था। आज जो है 2024 में, जो हम 23-24 के डेटा देख रहे हैं, 1.5 लाख आदमी लीगली इंडिया से इमिग्रेट हो रहा है यूएस। वो एजुकेशन के नाम पे जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, हाँ, फिर वापस लौट के नहीं आते। तो 1.5 लाख, और 1 लाख आदमी इलीगली, जिसको डंकी रूट कहलाया जाता है। आप डंकी रूट कहलाए, मंकी रूट कहलाए, वो जो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, मैक्सिको वगैरह, उस रूट से इलीगली एंटर हो जाते हैं यूएस में। तो 1 लाख आदमी तो जेलों में है अब यूएस से। वो कहते भाई यहाँ की जेल अच्छी है, ये 2-4 साल में अपना 6 महीने कब तक उसकी रोटी खिलाएंगे, छोड़ देंगे, अपने आप जाके कहीं मजदूरी करेंगे। आदमियों को खेत में मजदूरी करने के लिए चीप लेबर मिल जाती है, जो इलीगली जाते हैं डंकी रूट से वाया मैक्सिको, यूएस में एंटर हो जाते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। जो लोकल पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि वाल बना दो, जैसे चाइना में वाल बनाई है मंगोलों से बचने के लिए, ग्रेट वॉल। वह आज में नीचे से चूहे की तरह से सुरंग खोद के आकर दीवार की फाउंडेशन के नीचे निकल के आ जाते हैं, एक साइड से दूसरी साइड में। ये होता है, आदमी कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। तो हिंदुस्तान में जो जॉब की बदहाली है, वो लीगली या इलीगली, वो माइग्रेट करने की कोशिश करता है। मैं यूएस पहुंच जाऊं, मैं कनाडा पहुंच जाऊं, इंग्लैंड पहुंच जाऊं, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाऊं। जो पढ़े लिखे आदमी है वो लीगली जाते हैं, जो बेपढ़े लिखे आदमी है, कम पढ़े लिखे, इलीगली जाते हैं। तो इमिग्रेशन क्या है कि क्योंकि यूरोप की आबादी घट रही है, वाइट से औरतें बच्चे पैदा बहुत कम कर रही हैं, तो उनको लेबर फोर्स की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं या बड़े हैं, बुढ़े हो गए हैं, तो चाइल्ड केयर और ओल्ड मैन केयर, ओल्ड पर्सन केयर, मैन वुमेन बोथ, उसके लिए भी तो आदमी चाहिए ना।
और ये कहते हैं कि 3 आदमियों को सोशल वेलफेयर बेनिफिट देने के लिए 7 वर्किंग हैंड होने चाहिए। और उनकी बड़ी डेवलप इकोनॉमी हुई है मगर 7 वर्किंग हैंड नहीं है। इसलिए जरूरत पड़ी ऑटोमेशन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की। जब आदमी ये तो कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इंसान तो हमेशा चांद सितारे देखता रहा है आसमान में, उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश की है उसने, उसको समझने की कोशिश की है। आज आदमी स्पेस में जा रहा है, टेक्निकल डेवलपमेंट है। 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल स्पेस में रह रहे हैं, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जा रहे हैं, चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ उसको कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बन जाए हम जाके। तो ये चाइल्ड केयर जो माँ करती है तो उसको मैटरनिटी लीव मिलती है 3 महीने की, 4 महीने, 6 महीने की, उसको पेड बेस होती है। ओल्ड आदमी को ओल्ड एज होम भी बनाए गवर्नमेंट ने, तो चाइल्ड केयर, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिव तो एज ख़त्म हो चुकी है जब कुछ कमा के खा सके, तो उसको तो गवर्नमेंट की फाइनेंसेस पर डिपेंड करना पड़ेगा। चाइल्ड केयर में वो भी नहीं कमा सकता। अब माँ जॉब पे जाएगी तो चाइल्ड कौन देखभाल, तो उसके क्रीच बनाए जाते हैं कि बच्चों को क्रीच में छोड़ दो और अपना जॉब करो, नौकरी करो, अपनी ड्यूटी दो। तो क्रीच बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी बनाने की ज़रूरत है, जहाँ बच्चों की अच्छी केयर हो सके। चिल्ड्रन होम और ओल्ड एज होम, उनकी भी ज़रूरत है। तो अब सवाल आता है कि जो यंग जनरेशन है, पोस्ट 1990 पीरियड की, इसमें चाइना ने बहुत तरक्की की, इंडिया की इकोनॉमी से 6 टाइम्स हो गया। तब वो जब 1990 में इंडिया और चाइना की इकोनॉमी बराबर थी, उसकी वजह एक तो 1 चाइल्ड पॉलिसी की उन्होंने, कि कोई भी और एक से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करेगा। वो उसके कुछ एडवर्स गलत भी नतीजे निकल रहे हैं, आबादी बहुत तेज़ी से घटी है, तो उसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया। ये चिप्स बने, माइक्रोचिप फैब्रिकेशन बने, क्योंकि आज चाहे मोबाइल फ़ोन हो, क्योंकि कार जो है उसमें भी चिप्स लगे हुए हैं, ऑटोमोबाइल में, हवाई जहाज है, एयरप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, उसमें सब लगे हुए हैं, कंप्यूटराइज हैं सब एयरक्राफ्ट जो है। तो चाइल्ड केयर, ओल्ड पीपल केयर, वो उसके लिए इकोनॉमी की ज़रूरत है। जो पोस्ट 1990 में जो पैदा हुए हैं बच्चे 1990 के बाद, आज वो 30 साल के, 35 साल के, 25 साल के, उसे उनको जॉब की ज़रूरत है। जॉब नहीं है, बेरोजगारी है। ये पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को कितना ही ब्लेम करता है, गालियाँ देते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉब है कहाँ? तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, मिनिमम फेयर वेज से आप जो है उसको सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और फ्यूचर में यही होगी। हम उसको 30 यूनिट बिजली 2,000 1,000 लीटर पानी दे सकते हैं, 90% आदमी को रिलीफ मिल जाता है, और 10% आदमी तो अपने आप कमा खा लेते हैं, उनको सरकार जाए भाड़ में, वो सरकार से कोई लेना देना नहीं है 10% आदमी को, जो मैं टॉप 10% की बात कर रहा हूँ। जो पॉलिटिकल नेता थे उनके जूते साफ करते हैं। तो हम जिन आदमियों को जो सेल्फ सफिशिएंट है 10% आदमी, वो पॉलिटिशियन को क्या समझता है? कुछ नहीं समझता। और जो उसमें 90% की बॉटम इन मैं 90% आदमी की बात करता हूँ, तो उसको आप जब मिनिमम फेयर वेजेस जो है इन्फोर्स कर दो, वो गवर्नेंस का इशू आ गया, अच्छी सरकार हो, कानून पे अमल कराए सबसे,
300 यूनिट 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे दो, पानी दे दो पीने का, ड्रिंकिंग वाटर को मुफ्त। तो ये 2013-14 में जब आम आदमी पार्टी बनाई थी अरविंद केजरीवाल ने, और उसने कहा था कि हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए, पॉलिटिक्स को चेंज करने आए, सुधारने आए, ठीक करने आए पॉलिटिकल डिस्कोर्स। आज जब 2024 में इलेक्शंस हुए, 10 साल के अंदर पूरे इंडिया का पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो गया। उसने अरविंद केजरीवाल की वो पॉलिसी मान ली कि भाई सबको 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली मुफ्त और पानी मुफ्त, अच्छी एजुकेशन आदमी के अपलिफ्टमेंट में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। उस पर फोकस करो। फोकस तो सबने किया, पहले भी किया था। एजुकेशन जगह जगह गांव में स्कूल खोले। 1950-55 के ज़माने में हेल्थ केयर के भी 60 तक आते 1960 तक आते, जगह जगह वो पब्लिक डिस्पेंसरी बन गई, मरना उसमें डॉक्टर ने दवा है ना, डॉक्टर जाता हफ्ते में एक दिन नहीं जाता। तो अरविंद केजरीवाल ने उस पर हेल्थ पे फोकस किया, तो हेल्थ ठीक होगी तभी कुछ होगा। तो गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, स्कूलों को सुधारो, टीचर्स का जो एजुकेशन डिलीवरी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ, उस पर फोकस किया। आज दिल्ली के स्कूल तो शुरू से अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल भी अच्छे हो रहे हैं। तो ये मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, उसी को लागू कर दिया पंजाब में। मगर ये तो होता ही है, मगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है अरविंद केजरीवाल का। हिंदुस्तान की सभी पार्टियों ने अब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में उसको अडॉप्ट कर लिया और उसी के नाम पर वोट मांगे। हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कहती है कि हम बिजली मुफ्त नहीं देंगे 90% आदमी को तो आपने बिजली मुफ्त दे दी, तो उसके जो पैसे बच गए अपने बच्चों के एजुकेशन में लगाएगा। वो पैसा थोड़ा ना खाएगा, अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाएगा, उनको अच्छे स्कूल में भेजेगा, उनको मोबाइल ला के दे देगा। आजकल तो सारी यूट्यूब पर पढ़ लो लेक्चर में, टेक्नोलॉजिकल एडवांस, आज टीचर की जरूरत नहीं बची। जो मैंने अपनी किताब में जिक्र किया था, ये नोटबंदी बना बिजली का ब्याह, ये किंडल ई बुक है मेरी। इसके अंदर कि जब मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के स्कूल में गया था एनुअल फंक्शन में, तो 5वीं क्लास का बच्चा मुझे सुपरनोवा समझा रहा था। मैं उसकी एजुकेशन लेवल को देख के सरप्राइज था। सुना तो था मैंने सुपरनोवा क्या होता है, जैसे उसने मुझे एक्सप्लेन किया, ये सितारे ये कैसे टूटते हैं बनते हैं। इट वॉज एन एजुकेशन टू मी। तो मैंने जब इसकी किताब की अपनी प्रस्तावना लिखी थी, तो इंसान हमेशा से चांद सितारे देखता रहा है और उसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता रहा है। ये क्यों है? उसका जो नतीजा था कि हमारे भास्कर आज से वो 7th सेंचुरी में उन्होंने कहा है कि ज़मीन सूरज के चारों तक घूमती है। पहले ही समझाता था सूरज घूमता है ज़मीन के चारों तक। ग्रीक्स वगैरह में तो कई आदमियों को ये कहने के ऊपर जिंदा जला दिया गया, उनको फांसी टांग दिया गया, सूली पे टांग दिया गया, मगर साइंटिफिक फैक्ट था, सच है। ये जीरो का इन्वेंशन हुआ, XXIL, वो बड़ा मुश्किल होता था पढ़ना, उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया, हो गया मैथमेटिक्स बड़ा सिंपल। जब ये 20वीं सेंचुरी ख़त्म हो रही थी, 21वीं सेंचुरी चालू हो रही थी यूरोप में, अमेरिका में, कि भाई वो तो 2 आगे 3 जीरो लगा दी, तो ये लैपटॉप, ये सॉफ्टवेयर का डेवलपर होते हैं हिंदुस्तान से गए हुए थे, उसको कोडर कहना ज़्यादा अच्छा है, कोडिंग, लो टेक्नोलॉजी की उन्होंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 जीरो डाले उसे 1 लगा दो, 2001 हो गया। तो उसके बाद हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर डेवलपर का सारी दुनिया में डंका बच गया। हिंदुस्तान की कंपनियों को बहुत बिजनेस मिला, इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज में बहुत इजाफा हुआ।
ऐसे ही जब ये 14th सेंचुरी में एक माधवन हुए थे, केरला के गांव में पैदा हुए थे, उन्होंने कैलकुलस का इन्वेंशन कर दिया, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। किसी भी फिगर की 0 to इनफाइनाइट अनंत तक उसकी पावर क्या होगी। और जो कैलकुलस जो उन्होंने इन्वेंशन किया, आज तकरीबन 600 साल हो गए। तो आज जो स्पेस रिसर्च में 0 to इनफाइनाइट उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, जीरो का बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। ये भी जो है तकरीबन 7th सेंचुरी, आज 1300 साल पहले जीरो का इन्वेंशन हुआ था। आर्यभट्ट के नाम से कि सेटेलाइट भी छोड़ा था इसरो ने इंडिया में। वो बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिक्स थे। माधवन बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, शायद दुनिया में उनके ज़माने में नहीं हुआ। कि यूरोप में तो जो था कैलकुलस अब से तकरीबन 200 साल पहले ही आई है, 400 साल पहले कैलकुलस का इन्वेंशन कर दिया था। और शायद यहाँ से ही जो है ये अरब कंट्री से होती हुई मिडिल ईस्ट से यूरोप पहुँची वो एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री का तो बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, 1000 से ज़्यादा से पहले। वो ट्रायंगल वाला जो था, कोई भी हम हाइट नाप सकते हैं एक जगह से बैठे हुए, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, कैलकुलस, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स को तो आइंस्टाइन ने बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया यूएस में। वैसे तो वाइबर्ट तो जर्मन साइंटिस्ट था, मैं यूएस में आ गया था वो हिटलर के ज़माने में, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। तो डायनेमिक्स जो थी उसका आर्मामेंट के, बुलेट्स के, कैनन्स के बनाने के, गोलों बनाने में, रॉकेटरी में भी उसका इस्तेमाल हुआ। तो ये मैथमेटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ये प्रैक्टिकल साइंस है। अब वो उस ज़माने में कोई स्कूल नहीं था, वो किसी स्कूल में नहीं गए थे बाहर के बाहर। या माधवन जो है केरला के किसी स्कूल में नहीं गए थे, स्कूल थे ही नहीं, पाठशालाएँ होती थी मंदिरों में, तो पंडित जी पढ़ाते थे। मैं इंसान की इमेजिनेशन, वो चांद सितारे देख के सोचता है, उसके रहस्य जाने की कोशिश करता है। ये जो उसकी सोचने का ढंग था, उसके दिमाग की फ्लाइट्स थी, उसमें आर्यभट्ट वो जीरो का इन्वेंशन, उस जमाने में ये दूरबीन जो होती थी, टेलीस्कोप, आज के टेलीस्कोप तो बहुत एडवांस्ड है। कौन से टेलीस्कोप थे जिससे उन्होंने चांद सितारे देखकर ये इन्वेंशन किया। माधवन ने क्या चीज़ देखी, जो कैलकुलस का इन्वेंशन। जो मंदिर बने हुए हैं मैं देख रहा हूँ साउथ इंडिया के, मैं तमिलनाडु के मंदिर मैंने देखे हैं, बहुत ही साइंटिफिक है उसका। जो गोपुरम बने हुए हैं और उसमें जो ऊपर वो विंडोज बनी हुई है, जब चैंट करते हैं वो साउंड वाइब्रेट होती है नीचे से और ऊपर को जाती है। अब जो ऊपर बने हुए फ्लोर वाइज 6-7 मंजिल है गोपुरम में, उससे वो साउंड बाहर निकलती है। और बाहर एक पिलर बना हुआ है जो उसको कलेक्ट करके और फिर पॉइंट करता था। जो आज कभी ट्रांसमिशन बन रहे हैं, ट्रांसपॉन्डर्स बन रहे हैं, ये जो गोपुरम में जो विंडो बनी हुई होती थी ऊपर, ये उसके प्रेडिसेसर थे आज के ट्रांसपॉन्डर्स के, जो 1000 साल पहले ये टेम्पल बने हैं। तो ये ट्रांसपॉन्डर जो बने हैं, ये तो ये मोबाइल जो टेलीफोन ही है, ये सब ट्रांसपॉन्डर्स पे बेस है ना। ये एक जगह से दूसरी जगह हम वो डिस्क लगा दी, उससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
साउंड वेव्स, ये भी टेक्नोलॉजी है। सारी दुनिया में समुद्र में केबल पड़ गए हैं, इंटरनेट सारी दुनिया में अवेलेबल है जो सी केबल के थ्रू। ये मोबाइल टेलीफोन ही अवेलेबल है, ट्रांसपोंडर से एक जगह से दूसरी जगह साउंड को हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसपोर्टर के थ्रू। मोबाइल की जान है वो, लाइफ लाइन है। तो ये टेक्नोलॉजी ने गवर्न किया है पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, और इनइक्वलिटी को भी ख़त्म करने का रास्ता पॉलिटिक्स ही है। विलियम थिएटर्स, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी है, 90% आदमी को आपने दे दी। वो जो बिल देता था बिजली का या पानी का, वो बचा के अपने परिवार के डेवलपमेंट में, उनको कुछ सुविधाएं देने में, बच्चों को पालने में, स्कूल भेजने में इस्तेमाल करेगा ना। पैसा खाता कोई नहीं है। 90% आदमी को आप किसी भी सोसाइटी में रिलीफ दे दो तो सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। तो मैं इसलिए अरविंद केजरीवाल को, मैं उसको आदमी नहीं, उसकी मैं आदमी को मैं कुछ नहीं समझता। मैं उसके पॉलिटिक्स, उसकी नीति, उसका दिमाग जो है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। 2-3 लीटर बिजली, 2,000 लीटर पानी हर महीने। 2,000 लीटर पानी आमतौर से इस्तेमाल नहीं करता आदमी। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, फोकस किया। और जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए जगह जगह हर मोहल्ले में, तो उससे क्या हुआ कि जो बड़े अस्पताल थे उसमें भीड़ खत्म हो गई। आज खांसी जुकाम हो गया, सीजन बुखार हो गया, मैं मोहल्ला क्लिनिक में चला था, तो मुझे क्या जरूरत है जिस पर वहाँ बड़े अस्पताल में जाऊँ, दूर में ट्रांसपोर्ट खर्चा करके। तो वहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन, भीड़ खत्म होने से बड़े अस्पतालों में क्वालिटी एजुकेशन अच्छी हो गया, मेडिकल फैसिलिटी। और मोहल्ला क्लिनिक में उस मोहल्ले का ही आदमी जाता है, 10-20 आदमी, 50 आदमी, वो डॉक्टर 1-1.5-2 घंटे में सारे टेस्ट उसमें अवेलेबल है। फुटपाथ पे लगा दिया एक कंटेनर वाला फैब्रिकेटेड बॉक्स, उसमें कुर्सी रख दी, टेबल रख दी, एक लैब टेक्नीशियन बैठा दिया, वो सारे टेस्ट वही कर डालता है। पॉली क्लिनिक बना दिया मेरे पड़ोस में, यहाँ पॉली क्लिनिक है। मैं उस पर रजिस्टर है मेरा, तो मुझे गवर्नमेंट से रिटायर हुआ था, मुझे मुफ्त मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। आम जनता को तो यहाँ ही है। तो यंग जनरेशन जो पोस्ट 1990 है, आज गिग इकोनॉमी के कि जब 30 बिल तो पहले भी रहा है, आज तो घंटों के हिसाब से हो गया, कोई आइटम के डिलीवर पे हो गया। तो उसके ज़माने में अगर 10-15-20 हज़ार रुपये कमा लेता है, उसकी बीवी को 8-10 हज़ार रुपये महीने के सरकार दे देती है, तो वो तो नहीं दे पाता। वो तो समझिए 8-10 हज़ार देके सरकार आसान नहीं कर रही है भाई औरतों को। वो जो उसकी लेबर है, परिवार के बच्चे पैदा करने से लेके पालने का, उनको रोटी बनाना, उनको बच्चों को नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, स्कूल से लेके आना, तो वो जो उसकी लेबर है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ लेडी की, वो उसको कंपनसेट कर रही है। उसका वो कंपनसेशन है, पॉकेट में नहीं दे रही सरकार, वो भी इकोनॉमी को ऐड कर रही है। जिसकी गिनती जो है, जो हम पर कैपिटा इनकम करते हैं जीडीपी का, तो वो उसमें काउंट नहीं होती। मतलब सारी दुनिया की औरतें फैमिली को संभालती हैं, हिंदुस्तान में तो ज़्यादा है। यहाँ मगर जब आदमी औरतें दुनिया में बराबर होते हैं हर समान में, जब वो औरतें जो है जॉब मार्केट में जाएगी, तो इकोनॉमी को बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि मेल और फीमेल दोनों काम करें, घर से बाहर निकलें। तो बच्चे बड़े हो गए, 5-6-7 साल के हो गए, तो औरत भी घर में वो बोर होने लगती है खास पर। तो भैया कि वो भी कहीं जाए, कुछ जॉब करे, घर से बाहर कुछ 4 पैसे कमाए, और क्यों गवर्नमेंट नौकरी दे रही है घर बैठे, तो वो तो सबसे अच्छी बात है। वो और ज़्यादा अच्छी केयर करवाएगी बच्चों की।
अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की केयर कर पाएंगे। तो ये चाइल्ड और ओल्ड पर्सनस केयर, ये बहुत बड़ा सोशल मोबिलिटी का पार्ट है। कोई जो आदमी पैदा हुआ है, जवान होगा, कमाएगा, बुढ़ा होगा, तो फिर उसको केयर करने वाला चाहिए ना। तो ये छोटे बच्चों के लिए क्रीज जब उनकी माँ जॉब के बारे में जाती है तो बच्चे की देखभाल अच्छा क्रीच होना चाहिए, या बच्चे की केयर हो सके। जब बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ देता है तो उसे क्रीच की जरूरत होती है। तो वो भी एक होम है, चाइल्ड होम, चाइल्ड केयर। बुढ़ा आदमी अब वो कमाने खाने की हालत में नहीं बचा तो ओल्ड एज होम की भी जरूरत है। यूरोप में तो बहुत है, बड़ी तेजी से फास्ट। अब चाइना में भी जिसकी कंट्री का सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होगा, जितना फास्ट होगा उसमें उतने ही ज़्यादा बुढ़े आदमी की आदत बढ़ जाएगी। ओल्ड केयर होम, ओल्ड एज होम की उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब चाइना की जो 1.4 पॉलिसी थी उसके एडवर्स नतीजे दिखाई देने शुरू हो गए। अब कोई भी सरकार कितनी कोशिश कर लेगी और तो फिर बच्चा पैदा चालू करना नहीं, एक दफ़ा उसकी आदत बिगड़ गई या सुधर गई कि भाई मैं तो एक ही बच्चा पैदा करूँगी या 2 बच्चे पैदा करूँगी। अब रिप्लेसमेंट लेवल जो है कि आबादी जितनी है उतनी ही रहे, उसके लिए 2.1 बच्चे एक औरत को पैदा करने चाहिए। लेकिन 10 आदमी 10 औरतें 11 बच्चे पैदा करें, 21 बच्चे पैदा करें, तब आबादी उतनी उतनी रहेगी। आज दुनिया में यूरोप में तो बहुत कर लिया, साउथ कोरिया में एक और 0.7 बच्चे पैदा कर रही है, जापान में 0.1 कर रही है। उनकी आबादी तेजी से घट रही है, जवान आदमी की, और बुढ़े आदमी की बढ़ रही है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हुई हैं, सुधार हुआ है, तो आदमी बढ़ता नहीं है। अच्छी गुड मेडिकल केयर की वजह से आदमी अब 80 साल की है तो मामूली बात हो गया। मैं 80 साल में आ गया, इस सितंबर में 80वां साल चालू हो गया, तो उनकी आबादी बढ़ रही है, तो उनको ओल्ड एज होम की ज़रूरत है। सरकार उनकी मदद करे। कुछ यंग आदमी तो अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में कहीं चले गए, कहीं आ गए, कहीं चले गए, तो आबादी घट रही है। औरतें क्योंकि जब जॉब मार्केट में आ रही, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है। आबादी तो हमेशा से है, आदमी ने माइग्रेशन किया है। जैसे मैंने बताया था कि वो पहले स्लेव ट्रेड था, खरीद के ले आते थे, गुलामों की, तो बॉन्डेड लेबर थी वो। अमेरिका में ले गए, कनाडा में ले गया, फिर इब्राहिम लिंकन के सिविल वार इसको ले गए जब उनको फ्रीडम देने वाली बात। ये सब हुआ है, आगे भी होगा ऐसा। दूसरे लीगल इमिग्रेशन है, 1.5 लाख आदमी हिंदुस्तान से अल्ट्रा यूएस जाते हैं लीगली, 1 लाख आदमी लीगल, जिसको डंक के रूप से कहते हैं, वाया मैक्सिको चले जाते हैं, ना उसमें पासपोर्ट है ना वीज़ा, अनडॉक्यूमेंटेड है। अमेरिका की पॉलिटिक्स का ये बहुत बड़ा हिस्सा है कि इसे कैसे डील किया कि उसको रोका जाए। चाइना में मंगोलों से हमले से बचने के लिए वॉल बना दी थी, ग्रेट वॉल। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्रेन का यहाँ वॉल बना दो मैक्सिको के बॉर्डर पे, जिससे इलीगल इमिग्रेंट ना सके, वो उसके बावजूद आ रहे हैं। वो नीचे से टनल बना लेते हैं, वॉल के नीचे से रात को निकल के आ जाते हैं जंगलों के रास्ते। रोक नहीं सकते आप फिजिकल। तो ये जो एक लो फर्टिलिटी रेट की बात हुई, चाइल्ड केयर और ओल्ड पीपल केयर, इसकी बात हुई। यंग जनरेशन जो पोस्ट 99 की बात है, उनको जॉब की बात है। आज जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या है, जो इस 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन में बहुत बड़ी समस्या हुई, अपोजिशन पार्टी ने उस हल्ले को, शोर शराबे को आसमान तक पहुँचा दिया, तो किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई लोकसभा में। तो आरएसएस जो होल्डिंग कंपनी है बीजेपी की, वो भी घबरा गई, नारा दे देते अब की बार 400 पार, रह गए 240। तो दूसरे पार्टी के साथ
अपनी सरकार बना और दूसरी पार्टी के गद्दारों को अपने पार्टी में लेना पड़ा, बेईमान भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी। तो आज जो है चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो चाहे गद्दार, तो ये मोबिलिटी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, सोशल मोबिलिटी, ये भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। हिंदुस्तान में तो बहुत बड़े पैमाने पर है। कुछ पहले भी होता था, मैं जब छोटा था सन 1952 में पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। 57 में जो भारतीय जनसंघ होती थी उसकी पहली सरकार बन गई थी फुल मेजोरिटी की मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही स्टेट होते थे उस जमाने में। पूरे 5 साल चली। कम्युनिस्ट पार्टी की जो थी केरला में सरकार बनी थी फुल मेजोरिटी की, जिसको बाद में बर्खास्त कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये पॉलिटिक्स में तो ये मोबिलिटी रही है और इसमें गद्दारों का ही राज है। बेईमान और गद्दार ट्रेटर्स अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आते हैं, जहां उनको मक्खन मलाई मिलती है वहां पहुंच जाते हैं और गवर्नमेंट को पकड़े नहीं, इसमें जो रूलिंग पार्टी है उसमें घुस जाते हैं अपनी पार्टी छोड़ के। कोई बाप नहीं कोई भाई नहीं, जहाँ रुपया मिलता है सेफ्टी मिलती है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैंने ये सब बातें की, तो जब मैं देखता हूँ फिर एक बार फ्यूचर ऑफ इनइक्वलिटी ये हमेशा रहेगी। कभी भी सब आदमी अडानी अंबानी नहीं बन सकते, नामुमकिन है। किसी भी एरा में, किसी भी टाइम में, किसी भी समाज में, किसी भी कंट्री में ऐसा हुआ नहीं है। सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में, यूएसएसआर में एक यूनियन बना था, कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, और जब लेनिन की सरकार बनी 1917 में, वो आते आते 1990 में ख़त्म हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। सोवियत रशिया 19 कंट्रीज में डिवाइड हो गया। बहुत एडवांस साइंटिफिक नॉलेज थी, टेक्नोलॉजी की थी। सबसे पहले स्पेस में उन्होंने यूरी गार्गिन को भेजा था सोवियत यूनियन ने, और वापस लाए ज़मीन पे जिंदा उसको। तो वो डिसइंटीग्रेट हो गया। उसका इकोनॉमिक फैक्टर था कि आप सब आदमी को बराबर नहीं देख सकते, कर नहीं सकते। इनइक्वालिटी आप ख़त्म करोगे, असमानता ख़त्म करोगे इकोनॉमिक, तो उससे नेशन ही टूट जाएगा, जिसका नमूना सोवियत रशिया है, सोवियत यूनियन है। तो इसकी बात है इनइक्वालिटी इकोनॉमिक फाइनेंशियल, वो नहीं हो पाएगा। सोशल मोबिलिटी वो हम मिनिमम फेयर वेजेस जो हैं 300 यूनिट 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 2000 लीटर पानी मुफ्त, सरकारी अस्पतालों में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मुफ्त, अच्छे सरकारी स्कूलों में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मुफ्त। इससे सोशल मोबिलिटी 90% आदमी हो जाएगी। और 10% जो सोसाइटी है, हाई इनकम वाले आदमी को ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत पैसा, वो तो अपने बच्चों को वहाँ भेज देते हैं, इंग्लैंड भेज देते हैं, हार्वर्ड में भेज देंगे, येलो यूनिवर्सिटी में भेज देंगे, उनको ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद भी वहीं पढ़ के आए। तो उनको तो सोचना छोड़ दो, बोल जाओ। 90% आदमी को अपने अपलिफ्ट करती है, तो वो सोशल मोबिलिटी हो गई। और पॉलिटिक्स समाज को सुधारने का, सोशल मोबिलिटी को बढ़ाने का एक साधन है। यही पॉलिटिक्स का उद्देश्य है, ये टारगेट है, एम है। उसके बिना पॉलिटिक्स की कुछ नहीं है। तो ये सोशल इनइक्वालिटी, सोशल मोबिलिटी और पॉलिटिक्स, पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी मिटाओ, बहुत नारे दिए गए हैं। और गरीबी कम हुई भी है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन थी वो, उसमें जो है पहले शायद 40-50% आदमी थे, आज शायद 15-20%, 30% आ गए हैं। क्योंकि सरकार जो है मुफ्त जो दे रही है औरतों को भी, उनका भाई दे देंगे, लाडली बहना योजना में
8-10 हज़ार रुपये महीने के। राहुल गांधी बहुत पहले से हल्ला मचा रहा है इस चीज़ का, जो मिनिमम इनकम आदमी की लिमिट फिक्स कर रहा है, उसको मिनिमम इनकम होनी चाहिए। वो खुद नहीं कमा सकता तो सरकार थे, उसने सरकार किस बात की, उसने किस बात का वोट दिया, मुझका वोट दिया तुमने, काम नहीं दोगे उसे, कुछ रोजगार मिलता नहीं, उसे बेरोजगारी है। तो एक तो मुझे जो आज के पॉलिटिक्स में 2024 में देख रहा हूँ, पिछले 10 साल की, 2014 और 24 में, एक तो एक केजरीवाल चमचमाता तारा आया, आम आदमी पार्टी का फाउंडर। दूसरा राजीव गांधी जी से राहुल गांधी ने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, अपने आप को चेंज कर दिया, और अपनी दादी इंदिरा गांधी की तर्ज पे आ गया कि दूरदृष्टि पक्का इरादा। जब इमरजेंसी लगाई थी 75-77 के बीच में थी, 18-20 महीने, कि लॉन्ग टर्म सोचो, लंबा सोचो, पक्के इरादे से उसकी तरफ बढ़ो। तो आज जो नरेंद्र मोदी जो पिछले 10 साल से प्राइम मिनिस्टर था, वो भी घबराने लगा, उससे डरने लगा। क्यों, भ्रष्टाचार तो सभी सरकार में होता है, कांग्रेस की सरकार में भी था, जवाहरलाल नेहरू की सरकार में भी था, इंदिरा गांधी की सरकार में भी था, सब सरकार में रहा है। ये बात अलबत्ता दूसरी है कि बीजेपी की सरकार में ये कॉर्पोरेट्स की बड़े पैमाने पर हेल्प कर रहे हैं, इसमें थोड़ी ज़्यादा हो गया है। करप्शन तो रहा है, सारी दुनिया में रहा है। ये कॉर्पोरेट और पॉलिटिशियन एक इंसान की जेब के दो हिस्से हैं, एक में कॉर्पोरेट और एक में वोट। आज जो है अनिल इसका मुकेश अंबानी के वोट की उतनी कीमत है तो एक रिक्शा चलाने वाले के वोट की कीमत है, दोनों बराबर है। और उसकी वोट नंबर में ज़्यादा है, इसमें वोट डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन राजा बनेगा, कौन रंक बनेगा। वो 90% आदमी डिसाइड करेंगे, ये 10% जो टॉप बैठे हुए आदमी की जिनकी इनकम, ये नहीं डिसाइड करता, इनकी कोई औकात नहीं है। ये पैसा कमाने में तो ठीक है, मगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स को और पॉलिटिकल को किस ऊंचाई तक ले जाना है, वो 90% बॉटम वाले डिसाइड करेंगे, न इनके बॉटम में। तो ये आज का जो है सब, इसको इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशल मोबिलिटी, सोशल इक्वलिटी, इसको मैंने डिस्कस किया। शायद मेरे प्यारे दर्शकों को कुछ समझ आया, अच्छा लगे। नमस्कार, धन्यवाद, सत्य में जयते।